हमेशा कुछ किताबों पर विश्वास कीजिए, उन्हें ही अपना सब कुछ मानिए, उन्हें बार-बार रिवाइज़ करिए, एक दिन पूरी दुनिया आपको मानने लगेगी। कुछ किताबों के दम पर ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें आपको लिबरल बना देती हैं। तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप सभी को। आज का मेरा जो टारगेट है वो लगभग 8 घंटे की स्टडी का है और मैंने कल अच्छे से अपनी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे आज क्या पढ़ना है। तो उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे आज पढ़ना है। और फ्रेंड्स एक बात, हमारे पास जितने कम सोर्सेज़ होंगे हमारी पढ़ाई उतनी अच्छे से होगी। इसलिए मैं ज़्यादातर कम सोर्सेज़ को यूज़ करने की कोशिश करूँगा और मैं अपने सिलेबस को कवर करने के लिए यूट्यूब की हेल्प लूँगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ टॉपिक मिलते हैं, कुछ टॉपिक मैं बुक से पढ़ लेता हूँ। तो आज हम जियोग्राफ़ी का जो चैप्टर है वो 17 पढ़ रहे हैं, जिसका नेम है रिलीजियस एंड लैंग्वेज फॉर्मेशन। बेसिकली फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि हमारी जो इंडिया है, यानी जो हमारा कॉन्टिनेंट एशिया है, उसके अंतर्गत कितने धर्म आते हैं और 10 मेजॉरिटी धर्म हैं जिनका परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इनमें से उन धर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे क्रिश्चियन हो गया, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो भी अन्य धर्म हैं। तो उन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करना है। और मैंने पहले क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको उसका अप्रोच पता चल जाता है, यानी दृष्टिकोण मालूम पड़ जाता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो आप उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कोई भी चैप्टर या कोई भी नई शुरुआत जब आप करते हो, तो आपको उस चैप्टर का अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस अप्रोच को जब पता कर लेंगे ना, तो आप समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो वैसे ही मैंने भी पता कर लिया है कि मुझे इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि इसका ओवरव्यू एक बार लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओवरव्यू लेने के बाद फिर हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा डीप में करते हैं। अब देखते हैं इसको कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो इसे हम हाफ़ ऑफ ऑवर में कवर करेंगे। तो फाइनली अभी इस चैप्टर स्टार्ट है मेरा और मैं अलग-अलग सोर्सेज़ से कंटेंट को ले रहा हूँ। फिर उन सोर्सेज़ को मिलाकर मैं अपना सेल्फ का कंटेंट बनाऊँगा, जो कि मेरा हैंड रिटेन नोट्स होगा और उसी को मुझे प्रॉपर अपने एग्ज़ाम तक फ़ॉलो करना है, क्योंकि ये नोट्स बनाने का मेरा पर्पस है बस अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना। तो आप भी अपने हाथों से नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि अपने हाथ से नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उस वक़्त ये मत सोचिए कि मैं कितने घंटे पढ़ूँगा, लेकिन सब कुछ भूल कर ऐसा पढ़िए कि आस-पास वाले आपको टाइम बताकर सोने के लिए कहें कि अब तो बहुत हुआ, सो जाओ। बहुत कुछ याद करने के लिए सब कुछ भूल कर पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स स्टडी थोड़ी डिफ़िकल्ट तो है, बट इसमें वो आनंद है जो आपको दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकता है। मेरा मानना यही है, क्योंकि मुझे स्टडी थोड़ा पसंद है, मैं और सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहा हूँ। तो ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये एनर्जी गुडे टाइम का खेल है। किसी भी काम में आपकी परफ़ॉर्मेंस सिर्फ़ एनर्जी और टाइम से ही उपयोग पर आधारित होती है। जब तक आप ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएँगे कि आपने जब कुछ बेहतरीन हासिल किया हो, तो उस दौरान आपने एनर्जी को ही चैलेंज किया था। समय के बेहतर इस्तेमाल के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं। उसमें एक-एक मिनट के हिसाब से शेड्यूल बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर टाइम टेबल सिर्फ फॉलो ना होने के लिए ही बनते हैं। वास्तविकता यह है कि टाइम टेबल मानसिक तौर पर बंदिशें पैदा करता है, मतलब कहीं न कहीं रुकावटें पैदा करता है। तो फाइनली उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर हम कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको फ़ॉलो कैसे किया जाए? देखो, क्योंकि जैसे आज मैंने अगर अच्छे से स्टडी कर ली है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ। और आज जैसे मैंने अच्छे से टाइम टेबल को फ़ॉलो कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी टाइम टेबल को फ़ॉलो कर पाएँ। लेकिन हमको ये अपने जो हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, हमें उनके अनुकूल रहकर अपनी स्टडी करनी होती है। जैसे अभी आपको बीच में कोई काम पड़ गया, तो ठीक है काम को आप करिए, लेकिन काम करने के बाद फिर से आप स्टडी कीजिए। आपने टाइम टेबल बनाया था कि मुझे 9 से 10 मैथ को प्रिपेयर करना है, तो आप मान लीजिए मैथ का टाइम आपका उस काम में चला गया है, तो आप जब आएँगे तो उसके बाद उसको कभी भी कवर कीजिए। तो कवर करने का मतलब यही होता है कि आप टाइम टेबल के आस-पास रहने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है। तो अभी फाइनली ढाई घंटे में मेरा वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अभी कुछ पार्ट भी रह गए हैं। अभी मैं ये अपनी परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहा हूँ। उस टॉपिक को मैंने अच्छे से ख़त्म कर लिया।
अब मेरा टाइम हो जाता है होम ट्यूशन के लिए, क्योंकि ये अपना एक छोटा-सा पार्ट टाइम जॉब है, तो उसको भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि हर रोज़ कुछ न कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। और एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आप जो चीज़ सीखें वो किसी को सिखाएँ। इससे क्या होता है, वो चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। तो अपने पास ये साइकिल है और मैं साइकिल से यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो मैं वहाँ पे पढ़ाने जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और गर्दन भी बहुत ज़्यादा है, और मेरा जो होम ट्यूशन का टाइम होता है वो 4 से लेके 6 बजे के बीच में होता है। तो फटाफट हम पहुँच जाते हैं होम ट्यूशन के लिए, और साइकिल से चलाते टाइम भी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की। तो फ्रेंड्स, आयुषी जो है ना, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ जाती है, तो ज़्यादा मुझे फ़ोर्स नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये शहर के बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते ही हैं। और रिफ़्रेशमेंट तो आज भी गुलाब जामुन ही मिला है, और मज़ा आ जाता है रिफ़्रेशमेंट जब अच्छा खासा मिलता है तो। तो प्रॉपर हमने आयुषी को पढ़ा दिया है, अब हम निकलते हैं अपने रूम के लिए, क्योंकि मुझे अपने आगे के स्लॉट को भी ख़त्म करना है। और रास्ते में मुझे कुछ प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे चंगू-मंगू मिल जाते हैं, और मैं उनकी थोड़ी-सी हेल्प करने लगता हूँ, क्योंकि हेल्प क्या होती है, वो उनकी जो पतंग की डोर होती है ना, वो कहीं फँसी होती है, तो बस उनको निकालने में थोड़ी हेल्प करता हूँ। उनको निकाल देने के बाद एक छोटा-सा उनका वीडियो बना देता हूँ, और फिर आ जाता हूँ अपने रूम पे। अब रूम पे आने के बाद मैंने परसेंटेज का कुछ टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो भी डेसिमल और फ्रैक्शन के चेंजेस होते हैं, उनको हमें याद करना होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, और टीचर ने बोला था कि उसको आप अच्छे से याद करना है, तो मैं प्रॉपर उसी को अच्छे से याद कर रहा हूँ। क्योंकि रिवीजन इज़ द सक्सेस आपकी, अगर आप जितना चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, आपका जो एग्ज़ाम का माहौल होगा वो उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा। तो फाइनली थोड़ा-सा न्यूज़पेपर की झलक भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे जो नीचे रूम मालिक है वो नीचे न्यूज़पेपर लाते हैं। तो आज से हम न्यूज़पेपर को भी अपनी स्टडी में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमको कम समय में देश दुनिया की सारी खबरें एक जगह मिल जाती हैं। तो फाइनली न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, बेसिकली आपको वो हेडलाइन को पढ़ना है, केवल जो ऊपर के टाइटल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। और मेन चीज़ जो हमारा होता है वो होता है जो हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो न्यूज़ होते हैं उनको रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर इसमें सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती हैं, और इससे हम अपने सब्जेक्ट से जब रिलेट करेंगे तो हम समझ पाते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट किस टॉपिक से है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से जो हमारी न्यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वो हर टॉपिक से ली गई होती हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि वो कौन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बस इसी चीज़ को हमें करेक्ट करना आना चाहिए। तो फाइनली हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। हमने स्टार्टिंग में अपने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था, अभी वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, तो मुझे उसे पूरी तरीके से फिनिश करना है, और उसको फिनिश करने में देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। अभी हम इसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म को अच्छे से कवर करने के बाद फिर लास्ट का जो हमारा टॉपिक बनता है लैंग्वेज, उसमें हमें लैंग्वेज के बारे में जानना है कि लैंग्वेज हमारे जो वर्ल्ड में है कितनी मेजर लैंग्वेज हैं। तो 10 मेजर लैंग्वेज हैं, और मेजॉरिटी लैंग्वेज कौन-सी है, उसके बाद कम से कम कौन-सी बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने को मिली हैं, और चैप्टर में पहले से ही ऑलरेडी मैं पढ़ा था, बस इसको एक सिस्टम से पढ़ना था, वो चीज़ इसमें दी गई थी, तो उसको मैंने वीडियो से अच्छे से कवर कर लिया है। तो फाइनली अब हमारा टॉपिक वो जो है ना वो अच्छे से कवर हो चुका है, और अब हम अपने जो यूपीएससी का सिलेबस है जीएस पेपर 2, उसका हम सिलेबस अच्छे से लिख रहे हैं, क्योंकि नोट्स बना के मैं खुद उसको अच्छे से हाथ से लिख रहा हूँ, ताकि बाद में हम उसे अच्छे से याद कर सकें। मैंने जीएस पेपर 1 का सिलेबस लिख के रख लिया है। अब धीरे-धीरे अपने सिलेबस को अच्छे से रटते जाना है, क्योंकि आपको सिलेबस आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से होगी। तो फाइनली सिलेबस मेरा ख़त्म हो गया, अब टॉपिक आ जाता है रिवीजन का। अब एक बार हम फिर से प्रॉपर अपने जो जिस चैप्टर को शुरुआत किए थे, उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करते हैं। और रिवाइज़ करते-करते जो मेन पॉइंट होता है उसको हम मतलब हाइलाइटर से करते जाना है, और फिर इस प्रकार मेरी 8 घंटे की स्टडी कंप्लीट होती है।